हाय गाइस, मैं सेल्फ डॉक्टर गोविंद। और गाइस आज का जो वीडियो है वो स्टमक का है, जो जीआईटी से संबंधित है। और गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं और जो नीट यूजी या नीट पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे के लिए एकदम बेसिक कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना वक्त गंवाए। तो गैस स्टमक का जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन जो होता है गैस, इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि जो ये हॉलो ऑर्गन होते हैं, हॉलो ऑर्गन स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड या सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये जो स्टमक जो है ये हॉलो ऑर्गन है, मीन्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड है, जो स्थित है डायफ्राम के नीचे और लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के लोकेट है, सिचुएटेड है। और गाइस इसका वॉल्यूम की बात किया जाए तो नॉर्मल जो इसका एम्प्टी अगर स्टमक रहता है तो इसका वॉल्यूम होता है 50 ml। 50 ml जो होता है इसका वॉल्यूम होता है एम्प्टी होने पर। और नॉर्मल कंडीशन जो होता है वो 1 to 1.5 लीटर जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। और इसका कैपेसिटी को टोटल वॉल्यूम की बात किया जाए, टोटल कैपेसिटी की बात किया जाए तो वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली होता है कि मतलब ऑक्यूपाई कर सकता है ये। तो गाइस ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। और गाइस ये जो है ये 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड हुआ है, 3 रीजन्स में डिवाइड हुआ है ये स्टमक। आइए इसका डिस्कस कर लेते हैं। ये इसोफेगस है। इसोफेगस जहाँ से ओपनिंग होता है, मतलब जहाँ पर एंड होता है इसोफेगस, मीन्स यहाँ पर जहाँ से स्टमक ओपनिंग होता है यहाँ पर ये इसोफेगस आया, यहाँ पर एंडिंग है। तो ये जो होता है ये कार्डिक रीजन होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्पेंचर्स होते हैं जो कि कंट्रोल किया जा सकता है ओपनिंग को। और इसके बाद जो है फंडस रीजन होता है जो कि डोम सेपेड में होता है, जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस होता है, इसको फंडस रीजन बोला जाता है। उसके बाद गाइस ये बॉडी है, बॉडी इसको हम कॉर्पस भी बोला जाता है, जो कि 75 to 80% जो है ये ऑक्यूपाई किया हुआ है, मीन्स लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक होता है ये बॉडी या कॉर्पस। थर्ड पे जो होते हैं वो लास्ट जो होते हैं वो पाइलोरिक रीजन होते हैं। अब ये पाइलोरिक रीजन जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में होते हैं, एक पाइलोरिक एंट्रम होता है और एक पाइलोरिक कैनाल होते हैं। पाइलोरिक एंट्रम जो होते हैं वो जस्ट बिलो द बॉडी से होते हैं और पाइलोरिक कैनाल जो होते हैं वो जस्ट बिलो द पाइलोरिक एंट्रम से होते हैं। उसके बाद डिओडेनम स्टार्ट हो जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि डिओडेनम के ऊपर जो होता है वो पाइलोरिक कैनाल होते हैं। तो गाइस ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अब गाइस इसका जो है अब स्टमक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वाल जो होता है इसको समझ लेते हैं। मेनली गाइस ये स्टमक वाल जो होता है वो 4 लेयर्स में होते हैं। पहला जो होता है ये आउटर लेयर होता है, सेरस लेयर, जो कि पेरिटोनियम से बने होते हैं। अब पेरिटोनियम क्या होते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो कवर होता है, कवरिंग जो पार्ट होता है उसी को हम पेरिटोनियम बोलते हैं। सेकंड लेयर जो होता है वो मस्कुलर लेयर होता है, जो कि 3 स्मूथ मसल्स फाइबर से बने होते हैं। पहला जो होता है वो ऑब्लिक्यू होता है, ऑब्लिक्यू लेयर होता है। फिर सेकंड जो होता है यानी मिडिल लेयर होता है वो सर्कुलर लेयर होता है। और जो इनर लेयर होता है उसे लॉन्गिट्यूडनल लेयर बोला जाता है। ये जो है स्टमक में जो है ये 3 लेयर्स होते हैं, ऑब्लिक्यू, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। जबकि इंटेस्टाइन में चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो वो 2 लेयर होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। थर्ड लेयर जो होते हैं वो सबमुकस लेयर होते हैं, जिसमें जो है ब्लड वेसल्स, लाइम वेसल्स और मेसनियर प्लेक्सस या ऑरिबेक प्लेक्सस जो होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं सबमुकस लेयर में। इनर मोस्ट लेयर जो होते हैं वो मुकस लेयर होते हैं, जो कि कॉलमनार एपिथेलियल सेल से बने होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से होते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो स्टमक से बिलो जितने भी होते हैं, स्टमक हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो कॉलमनार एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। और जबकि इसोफेगस, बकल कैविटी और जो माउथ में होते हैं वो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। तो ये था गाइस ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वाल। और गाइस एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें गैस्ट्रिक
पित्त होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं, क्योंकि इनर मोस्ट लेयर के अंदर जो होते हैं वो ल्यूमेन होते हैं। इसके बाद तो ल्यूमेन से फूड पास होता है, तो इसका जो आउटर पार्ट जो होता है वो गैस्ट्रिक पित्त होता है। तो गैस्ट्रिक पित्त का जो कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। अब गाइस जैसे ये है नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रेस्ट कंडीशन में है, तो इसमें जो है वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूस हो जाता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूस हो जाता है इस टाइप का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रगई बोलते हैं, रगई बोलते हैं। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक पित्त होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही अगर ये रेस्टिंग फेज में है, मीन्स पेट में जो है, स्टमक में जो है खाना जब नहीं रहता है, एम्प्टी रहता है, तो इस कंडीशन में हो जाता है। और जब ये अब खाना जब अंदर आ जाता है, स्टमक के अंदर जब आ जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड जब हो जाता है तो ये गैस्ट्रिक पित्त जो है अंदर चले जाता है, मीन्स अपोजिट हो जाता है, तो इस टाइप का हो जाएगा। तो ये जो होगा तो ये अंदर चला जाएगा, तो इसी को हम गैस्ट्रिक पित्त बोला जाता है, गैस्ट्रिक पित्त बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग। और ये जो है लूमेन में हो जाता है, समझ में आ गया गाइस, ये ऐसे होता है स्ट्रक्चर। तो गैस्ट्रिक पित्त का कंसेप्ट ये है गाइस। और इसमें गैस्ट्रिक पित्त में जो होते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं, और ग्लैंड्स जो होते हैं इसमें जो है सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है गैस्ट्रिक सेक्रेशन करते हैं, और जो कि स्टमक में ओपन होते हैं। तो गाइस ये था। अब इसका ग्लैंड ऑफ स्टमक समझ लेते हैं। बेसिकली जो ग्लैंड ऑफ स्टमक जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सबसे पहले अपर पार्ट जो होता है वो गैस्ट्रिक पित्त होता है, अपर पार्ट। और उसके नीचे जो होता है स्टमक होता है, उसके नीचे नेक होता है, और उससे सबसे लास्ट में जो होता है वो बॉडी होता है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेक्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको डिटेल्स में। पहला जो है, जैसे 3 रीजन होते हैं स्टमक में, उसी तरह के 3 ग्लैंड्स होते हैं गाइस, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। तो समझते हैं इसको। जैसे कि फंडिक ग्लैंड्स है, तो फंडिक ग्लैंड्स में क्या होता है कि चिफ सेल हैं, पैराइटल सेल्स हैं, मुकस सेल हैं, इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स हैं, या ईसी सेल्स कह सकते हैं, या इंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल्स ईसीएल सेल्स होते हैं। और ये मुकस सेल, इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स या इंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल्स होते हैं, मीन्स मुकस सेल, ईसी सेल और ईसीएल सेल्स होते हैं। इसको कंबाइनली हम क्या कह सकते हैं, इंडोक्राइन सेल्स, क्योंकि ये हार्मोनल सेक्रेट करते हैं, हार्मोनल सेल्स सेक्रेट करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इंडोक्राइन सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें फंडिक रीजन में जो होते हैं गाइस, फंडिक ग्लैंड्स जो होते हैं, जो फंडिक रीजन में पाए जाते हैं, ये चिफ सेल और पैराइटल सेल्स मोस्ट पाए जाते हैं, और ये मेन फंक्शन इसी का यहीं पर होता है। और पाइलोरिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो जी सेल्स पाए जाते हैं, और इंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जो कि मुकस सेल, ईसी सेल, ईसीएल सेल्स होते हैं। और कार्डिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इंडोक्राइन सेल्स होते हैं, मीन्स मुकस सेल, ईसी सेल और ईसीएल सेल्स होते हैं, जिसमें कार्डिक ग्लैंड्स में सबसे ज़्यादा जो है मुकस सेल्स ज़्यादा होते हैं प्रेजेंट होते हैं कार्डिक रीजन में। तो कैसे ये हो गया, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है ग्लैंड्स का, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तो गैस इसका अब हम प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन समझ लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज अगर बात किया जाए तो प्रॉपर्टीज जो होता है इसका पर डे जो है 1200 टू 1500 ml जो होता है पर डे सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का। और दूसरा जो होता है ये कि इसका गैस्ट्रिक पीएच वैल्यू इसका होता है वो 1 to 1.2 होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है। ये होता है, 2 होते हैं इसके प्रॉपर्टीज़। और इसका कंपोजिशन की बात किया जाए तो कंपोजिशन जो है ये 99.5% जो है वाटर होते हैं, और 0.5% जो होते हैं ये नॉन वाटर होते हैं, मीन्स सल्यूट होते हैं। अब ये सल्यूट में क्या क्या होंगे,
सल्यूट में जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। एंजाइम्स में अगर बात किया जाए तो पेप्सिन हो गए, रेनिन हो गए, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, ग्लैटिनेज हो गए, यूरिएज हो गए। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात किया जाए तो मुकस हो गए, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो गए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड वगैरह वगैरह, ये सब जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो गाइस ये प्रॉपर्टीज़ था, तो इसको मैंने मेंशन नहीं किया है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा बस। अगर फंक्शन की बात किया जाए गाइस तो जो है सबसे पहले ये चिप सेल होते हैं, चिप सेल्स होते हैं। अब चिप सेल्स में जो होते हैं ये पेप्सिन को सेक्रेट करते हैं। अब पेप्सिन होते क्या, अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। पहले इसको पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले बाकी को समझ लेते हैं। चिप सेल्स होते हैं वो रेनिन को सेक्रेट करते हैं, जो कि कर्ड फॉर्मेशन में वर्क करते हैं। लाइपेज पे वर्क करते हैं। अब ये लाइपेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिपिड पे वर्क करते हैं और लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं, और लिपिड को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह ग्लाइटिनेज पे भी वर्क करते हैं चिप सेल। ग्लाइटिनेज जो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि ग्लाइटिन और सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। और उसी तरह यूरियज होते हैं, यूरियज जो होता है यूरिया फॉर्मेशन करता है और अमोनिया को। पैरेटल सेल्स वो होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेशन करते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर ये होते हैं कि जो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में वर्क करते हैं। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी हो गया तो क्या होता है कि विटामिन B12 जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, परनीसिस एनीमिया कॉज हो जाएगा, पेशेंट बन जाएगा। उसी तरह मुकस सेल होते हैं, मुकस सेल जो होते हैं मुसिन को सेक्रेट करते हैं। जी सेल्स होते हैं गैस्ट्रिन सेक्रेट करते हैं। इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन सेक्रेट करते हैं, और ECL सेल्स जो होते हैं वो हिस्टामिन सेक्रेट करते हैं, जो कि एक दोनों न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, ये था इसका फंक्शन। अब इसको हम ये सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को समझ लेते हैं, किस तरह से गैस्ट्रिक जूस जो है सेक्रेट होता है स्टमक में। सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है वो 2 मेथड होता है, एक पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गाइस। तो इसको समझते हैं डिटेल्स में। अब जैसे देखिएगा ये पेप्सिनोजेन है, तो पेप्सिनोजेन जो होता है ये गैस्ट्रिक पित्त के थ्रू आता है, मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू आता है। तो ये क्या होता है कि ये इनएक्टिव रहता है, पहले वो आता है तो ये इनएक्टिव रहता है। तो पेप्सिनोजेन जो होते हैं वो चिप सेल्स में होते हैं। अब ये चिप सेल्स में जो होते हैं, तो चिप सेल्स में जो राइबोसोम्स भी होंगे, सेल्स अदर भी सेल्स ऑर्गन्स होंगे ना, सेल ऑर्गन्स होंगे, तो राइबोसोम्स होंगे। तो राइबोसोम्स से क्या करता है कि प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। अटैच्ड ऑफ इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, इन दोनों अटैच होकर जो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा पेप्सिनोजेन को। अब ये पेप्सिनोजेन जो होगा एमिनो एसिड जो बना रहेगा उसको क्या करेगा, ये गोल्जी एप्टरस को दे देगा। अब ये गोल्जी एप्टरस क्या करेगा कि जो है पैक्ड कर देगा, एक तरह का लेयर चढ़ा देगा, एक तरह का पन्नी चढ़ा देगा, जिसे हम गिफ्ट बोला सकते हैं, इसको आमतौर पर बोला जाएगा। तो गिफ्ट चढ़ा देगा, तो इससे हम क्या बोलेंगे, जो अपर लेयर जो पन्नी चढ़ाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स। अब ये जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स जो होगा ये स्टमक में जब जाएगा तो HCl भी वहाँ जाकर मीन्स जाएगा, स्टमक में ओपनिंग होगा, तो HCl भी और ये जाइमोजेन जब ग्रेन्यूल्स जो होंगे ये भी पहुँचेंगे, तो क्या करेगा, HCl क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में इसको जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स को क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा। अब ये डिजोल्व जब हो जाएगा तो जो अंदर जो रहेगा, गिफ्ट के अंदर जो रहेगा, पैकिंग रहेगा, वो क्या रहेगा, पेप्सिन रहेगा। तो पेप्सिन क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये पेप्सिन क्या करेगा कि स्टमक में वर्क करना लगेगा। तो इस तरह से जो है एक्टिव पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजेन से टू पेप्सिन। ठीक है, ये समझ गए, कंसेप्ट था इसका पेप्सिनोजेन का, सेक्रेशन ऑफ एक्टिव पेप्सिन। अब सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझ लेते हैं। इसमें गाइस एक थ्योरी है, एक डार्विन-पोर्ट थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी ये कहलाता है कि इस थ्योरी ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सेक्रेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, जो कि कैनालिकुली ऑफ गैस्ट्रिक पैराटल्सिस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है। ठीक है, ये समझ गए, ये डेवेनपोर्ट थ्योरी यही कहलाता है। मीन्स एक बार और दोहरा दे रहे हैं आपको
रिवाइज कर दे रहे हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सेक्रेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, जो कि पेराइटल सेल से होता है, पेराइटल सेल से होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ठीक है, ये होता है। तो गैस इसमें ये समझना है, ये कंसेप्ट देखना है कि जैसे कि मान लीजिए ये कैनालिकुली पहले होता क्या है गैस, ये पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि ये कैनालिकुली है, जैसे ये सेल्स होते हैं, जैसे ये सेल्स है, ये पेराइटल सेल्स है। अब पेराइटल सेल्स हैं तो जो यहाँ पर जो सेक्रेशन होगा, सेक्रेशन जब होगा यहाँ से, यहाँ पे जब सेक्रेशन जब होगा तो इसी को हम कैनालिकुली बोलेंगे, कैनालिकुली इसी को बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक पित्त होता है, गैस्ट्रिक पित्त होता है ये। अब ये देखिए, अब ये गैस्ट्रिक पित्त, तो ये गैस्ट्रिक पित्त का जो लूमेन है ये है, और गैस्ट्रिक पित्त का लूमेन ये भी है। मतलब ये प्राइमरी कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी कर सकते हैं। तो मतलब हम अगर हम दोनों की बात किया जाए लूमेन का, तो लूमेन ही कहलाएगा ये। ठीक है, तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। इसको आप कैनालिकुली को आप लूमेन ही समझिए या गैस्ट्रिक पित्त ही समझिए, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये उसी तरह से गाइस देखिए ये कैनालिकुली है। अब ये कैनालिकुली में क्या होगा कि गैस्ट्रिक पित्त में कैसे ये HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है ये समझते हैं। CO2 पहले क्या होता है, ये लिपिड सॉल्युबल होता है, ये ब्लड से आसानी से जो है सॉल्युबल आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, पेराइटल सेल्स के अंदर आ जाएगा। अब ये CO2 जब आएगा अंदर तो सेल्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ये तो पता ही है। अब ये वाटर ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं, तो CO2 जैसे ही वाटर से मिलेगा तो क्या होगा कि HCO3 फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सेल के अंदर क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सेल के अंदर जो होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं पेराइटल सेल्स में। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस का वर्क क्या होता है कि जो है CO2 और H2O को ये कन्वर्ट कर देता है H2CO3 में। अब कार्बोनिक एसिड जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो कार्बोनिक एसिड जो है ये अनस्टेबल रहेगा, यहाँ पे सोचेगा कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब इसको क्या होगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा। अब ये डिसएसोसिएट होगा तो HCO3 आयंस में और H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा H2CO3। अब ये H+ जो आयन रहेंगे ये जो है जो लुमिनल मेम्ब्रेन में होंगे, ये लुमिनल मेम्ब्रेन से जो है प्रोटॉन पंप जो होते हैं उससे थ्रू क्या होगा, ये H+ आयन बाहर आ जाएंगे लुमिनल में, मतलब गैस्ट्रिक पित्त में आ जाएंगे। ये आ गया। फिर उसी तरह से जो लुमेन से जो है पोटासियम चला जाएगा सेल के अंदर, फिर पोटासियम जब सेल के अंदर चला जाएगा तो फिर उसके बाद ये पोटासियम चैनल के थ्रू क्या होगा, वो फिर बाहर आ जाएगा, फिर वो अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर। तो इसको कोई समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझने वाली ज़रूरत ये है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन जो आयन जो बना है, प्रोटॉन जो बना है, ये जो है लुमेन के गैस्ट्रिक पित्त के बाहर आ गया। ठीक है, गैस्ट्रिक पित्त में आ गया, H+ आ गया। अब जो है यहाँ पर जो है HCO3 आयन जो बचा है, डिसएसोसिएट जो हुआ है H2CO3 से, अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो है क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होते हैं यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा ब्लड से, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से जो है क्लोरीन आ जाएगा, और ये जो है HCO3 आयंस जो है वो चले जाएंगे बाहर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्लोरीन कहाँ से आया। आपको बता दें ब्लड के अंदर NaCl होता है, NaCl होता है। अब ये NaCl जो होता है, जब यहाँ से जब NaCl डिसएसोसिएट होगा तो क्लोरीन आ जाएगा, और Na जो बचे रहेगा ये बाइकार्बोनेट से बाइंड करके क्या हो जाएगा, NaHCO3 फॉर्मेशन होकर ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, तब ये क्लोरीन आ जाएगा। अब ये क्लोरीन जो है यहाँ से जो है सेल के अंदर आ गया, सेल के अंदर से क्या होगा कि क्लोरीन चैनल के थ्रू बाहर आ जाएगा, लुमिनल में आ जाएगा, गैस्ट्रिक पित्त में आ जाएगा। अब ये क्लोरीन जब आ जाएगा गैस्ट्रिक पित्त में, और हाइड्रोजन ऑलरेडी आ चुका है, अब ये दोनों क्या होंगे, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर क्या होंगे, HCl फॉर्मेशन कर देंगे, और यही जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेशन होगा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गए गाइस? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए गाइस।
ठीक है गैस, थैंक यू।